केमिकल काइनेटिक्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 2 या 3 ठीक। ओके, इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो पहले कुछ बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। सबसे पहली बात, जब आप किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में जानना चाहते हो तो आप बेसिकली क्या क्या जानना चाहते हो। सबसे पहले आप चाहते हो कि कोई ये बता दे क्या रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी कि रिएक्शन की फिजिबिलिटी, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। दूसरा, रिएक्शन कितना हुआ है, कितना बाकी है, यानी एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और तीसरा, रिएक्शन किस स्पीड से चल रहा है। अगर आप ये 3 बात जान जाते हैं तो आपको पूरी रिएक्शन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। पहली प्रॉब्लम जो है वो क्या है बेटा, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, सेकेंड वन इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एंड थर्ड वन इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ये 3 पोर्शन हमें समझने की ज़रूरत पड़ती है किसी भी रिएक्शन को समझने के लिए। आज के लेक्चर में हम लोग तीसरा पोर्शन डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं तीसरा पोर्शन डिस्कस करूं, हमारे हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आए, क्या फर्स्ट और सेकेंड पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं या नहीं। तो मेरा मानना है हाँ, कर चुके हैं। फर्स्ट पोर्शन हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कशन किया जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो आप कहेंगे रिएक्शन फिजिबल है, अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन नॉन फिजिबल है। यानी कि डेल्टा जी अगर लेस देन 0 है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। क्लियर है। दूसरी बात है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसको पढ़ने के लिए हमें इक्विलिब्रियम पढ़ना पड़ता था। इक्विलिब्रियम में हमने केसी और क्यू के बारे में बात की थी। अगर क्यू की वैल्यू केसी से ज़्यादा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करो। याद आ रहा है देख, क्यू और केसी के बारे में रिलेशन। अगर दोनों बराबर है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया यहाँ पर तीसरा जो पॉइंट है, जिसे आप लोग बोल रहे हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, इस बात को बताने के लिए हम लोगों को नया चैप्टर पढ़ना होगा। चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। फिर से एक बार फटाफट लिख लेंगे, लिखें। फॉर एनी केमिकल रिएक्शन we must try to find out फर्स्ट है फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। इस बात को पता करके आपने किया था डेल्टा जी से। अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है दैट मीन्स रिएक्शन फिजिबल है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, रिएक्शन क्या है बेटा, फिजिबल का मतलब क्या हुआ, स्पॉन्टेनियस। रिएक्शन नॉन फिजिबल है, या आप कह सकते हैं कि नॉन स्पॉन्टेनियस। सबसे पहली बात कैसे पता चल गई फिजिबिलिटी, डेल्टा जी देख करके। दूसरी पॉइंट हमने क्या बोला, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, यानी कि रिएक्शन कितने अमाउंट में बनेगा। इस बात को कैसे पता चला था बेटा, इसके लिए आपको Q और Kc के बारे में पता चला था। आपने कहा था रिएक्शन कोशेंट Q की वैल्यू यानी कि QC की वैल्यू अगर Kc की वैल्यू के इक्वल है तो रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि Q की वैल्यू ग्रेटर देन Kc है, दैट मीन्स प्रोडक्ट की जो अमाउंट है, प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट। इसका मतलब जो प्रोडक्ट की वैल्यू हो वो रिएक्टेंट से ज़्यादा है। अगर मैं आपसे कहूँ कि Q की वैल्यू
जितना अपन इक्विलिब्रियम पे जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहा है। अगर Q की वैल्यू Kc से कम है तो आप कहेंगे कि प्रोडक्ट का जो अमाउंट है इक्विलिब्रियम पर जितना होना चाहिए उसकी उस हिसाब से कम है रिएक्टेंट के कंपेयर में। देन इक्विलिब्रियम। ये एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताएगा। अब तीसरा और सबसे आखिरी पॉइंट क्या है बेटा? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम इन दो पॉइंट को अक्सर समझ चुके हैं और हम तीसरे पॉइंट की तरफ प्रोसीड करने वाले हैं। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स। इस बात को समझने के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले शुरुआत हम लोग करने वाले हैं रेट से। किससे? रेट। तो हेडिंग डालेंगे सब लोग रेट। किसका रेट ये मत पूछो, बस फिलहाल हेडिंग डालो रेट। रेट क्या है? चलिए, आप में से कोई मुझे बताए रेट क्या होता है? प्राइज। रेट का मतलब होता है स्पीड, है ना? आओ समझते हैं। किसी भी पैरामीटर, चाहे वो कोई भी पैरामीटर क्यों ना हो, किसी भी पैरामीटर को अगर आप टाइम से रिलेट करोगे तो वो रेट कहलाएगा। जैसे आप लोग अपने आप को देख लो, आज से 2 साल पहले आप कैसे थे, आज आप कैसे, या 10 साल पहले आप कैसे थे और आज आप कैसे। तो आपके अंदर भी परिवर्तन आया हुआ है, आपके ब्रेन में परिवर्तन हुआ है, आपके बॉडी में परिवर्तन हुआ, आपके नेचर में परिवर्तन हुआ, हर चीज़ चेंज हो रहा है ना। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। अगर आप कहीं ट्रेवल करते हो तो आपको पता है कि इस इतने बजकर इतने मिनट पे आप यहाँ थे और इतने बज के इतने मिनट पे आप यहाँ पहुँच गए। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में क्या देखा आपने? टाइम, और दूसरे आपने कितने डिस्टेंस कवर की। तो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाएगा? स्पीड। ये भी तो रेट हुआ। तो रेट क्या है, ज़रा जल्दी से मुझे बता दीजिए। व्हाट इज़ रेट? रेट इज़ द चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखें, हेड डालेंगे रेट और लिखेंगे चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी पैरामीटर का चेंज रेट कहलाता है। तो सवाल है भैया, अगर हमें रेट पता चल गया तो, लेकिन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पता चला क्या? नहीं, ये रेट है। रेट इज़ द चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन? लिखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में किस चीज़ का चेंजमेंट होता है, कोई मुझे बताए? कॉन्सेंट्रेशन का। किसके कॉन्सेंट्रेशन का? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप सिंपली क्या बोल सकते हो? रेट ऑफ चेंज इन, रेट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लिखेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन रखिए चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन पैरामीटर, चेंज इन concentration of reactant or product of reaction with respect to time. Change in concentration with respect to time. टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कॉन्सेंट्रेशन का चेंज की बात की जाए तो वो हमेशा रेट कहलाता है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज रेट। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? आओ देखते हैं। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि भैया मेरे पास एक रिएक्शन है A गिव्स B, तो कोई मुझे बताए इसमें रिएक्टेंट क्या है? A और प्रोडक्ट क्या है? B। आपने कहा कि A रिएक्टेंट है जबकि B क्या है? प्रोडक्ट। चलो मैं मान गया A रिएक्टेंट है और B प्रोडक्ट है। अब जैसे जैसे समय बीतेगा क्या होगा? A की वैल्यू कम होगी और B की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, यही तो होगा।
रिएक्टेंट कम होता जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। तो मैं ऐसे मान लेता हूँ एट टाइम t इक्वल्स टू 0 ए की अपनी एक वैल्यू रही होगी, क्या रही होगी बेटा, ए नॉट। ए की अपनी एक वैल्यू रही होगी क्या, ए नॉट। ये क्या है, ए की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए नॉट। एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t मैं कह रहा हूँ कि a की जो वैल्यू आ गई होगी वो क्या हो जाएगी, a1 या a1 या a2 या a ले लेता हूँ। a क्या है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद a का कॉन्सेंट्रेशन है। उस टाइम पे a में कितने का चेंजमेंट हुआ होगा कोई मुझे बताए। तो डेल्टा a की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं, यानी कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a, तो आप क्या लिखोगे, a नॉट माइनस ए लिखोगे या a माइनस ए नॉट लिखोगे। ए नॉट माइनस है, क्यों, क्योंकि ए नॉट बड़ा है और वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द ए नॉट माइनस ए, दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ सिमिलरली एट टाइम t इक्वल्स टू 0 बी का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कुछ और नहीं बल्कि बी क्या था बेटा, बी नॉट था। और फाइनली इसका कॉन्सेंट्रेशन जो हो जाता है वो है B हो जाता है। अब मुझे बताओ डेल्टा B की वैल्यू क्या होगी, क्या B माइनस बी नॉट होगी या बी नॉट माइनस बी होगी, B माइनस बी नॉट। क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है। लेकिन एक सवाल है, B माइनस बी नॉट आपने लिख दिया, मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है। आपने कहा इसमें ए नॉट की वैल्यू ज़्यादा है तो ये लिख दिया, यहाँ पे आपका बी नॉट की वैल्यू कम है तो बी बाद में लिख दिया। लेकिन एक रूल होना चाहिए ना डेल्टा निकालने का। हर जगह ऐसे थोड़ी कि अपने मन से आप रूल बदल दोगे, यहाँ अलग लिख रहे हो यहाँ अलग लिख रहे हो। तो डेल्टा का जो रूल होता है वो होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अब यहाँ पे आपने कहा सर फाइनल माइनस इनिशियल, बिल्कुल सही है। ये सब क्या है, ये जितनी भी लाइन मैंने लिखा है वो सब क्या है, इनिशियल है, और ये सब क्या है बेटा, फाइनल है। तो अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ये फाइनल है ये इनिशियल है, तो अब आप बताओ इसके लिए तो आपने बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन क्या इसके लिए आपने सही लिखा है, नहीं। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमें, a माइनस ए नॉट या ए नॉट माइनस ए माइनस ए नॉट करना चाहिए, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। अब सही है, लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी। दिक्कत क्या होगा, आप सबको पता है कि भैया a की वैल्यू छोटी है, ए नॉट की वैल्यू बड़ी है। उस केस में डेल्टा a की जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। आपने कहा सर इनिशियली a की वैल्यू ज़्यादा होती है और फाइनली a की वैल्यू कम होती है, तो डेल्टा a की वैल्यू नेगेटिव आ गई। और यहाँ पे डेल्टा b की वैल्यू बताओ क्या होगा बेटा, आपने कहा सर ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव होगी। मैं मान लेता हूँ, इस चीज़ को भी ग्राफ में भी कन्वर्ट करूँगा, चिंता ना करो। यहाँ पे डेल्टा a की वैल्यू नेगेटिव है, वहाँ पे डेल्टा b की वैल्यू पॉजिटिव है। क्या स्पीड कभी नेगेटिव होता है, मैं चल रहा हूँ, मैं 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, है ना, सही है। मैं अपनी स्पीड कम करता जाऊँ 5 से 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। अब मैं कहूँ मैं -5 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या नेगेटिव में स्पीड हो सकता है, नहीं हो सकता। तो स्पीड मिनिमम कितना होगा, 0। लेकिन यहाँ के हिसाब से देखा जाए तो स्पीड तो नेगेटिव आ रहा है। तो चूंकि हमारा कैलकुलेशन यहाँ पे गलत हो रहा है, इसलिए हम अपनी तरफ से क्या कर देंगे, उसको पॉजिटिव करेंगे। और उसके लिए हमें अपनी तरफ से क्या लगाना चाहिए, एक नेगेटिव साइन लगा देना चाहिए। उस केस में हम जब रेट लिखना शुरू करेंगे तो रेट जो हो जाएगा माइनस डेल्टा ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। यहाँ पे मैंने माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि डेल्टा ए की वैल्यू क्या हो रही थी, लेस देन 0 हो रही थी, हमने उसको प्लस करना था, इसलिए मैंने माइनस लगा दिया। लेकिन ये माइनस साइन एक और बात बता रहा है कि रिएक्टेंट का जो रेट है वो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम होता चला जा रहा है। अब सेम अगर मैं यहाँ से सेम यही चीज़ रेट लिखूँ बी के कंपेयर में, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, आप कहेंगे प्लस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। क्या ये बात क्लियर हो गई। ये प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी की वैल्यू बढ़ रही है, ए माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है ए की वैल्यू कम हो रही है, जबकि प्लस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि बी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है। आइए इसको ग्राफ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ। मैंने एक ग्राफ ले लिया, दोनों का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मैंने एक साथ ग्राफ बनाना है, तो मैंने इसे बना दिया। पुष्पा है, कभी कभी झुक जाता है। ओके,
तो अगर मुझे स्टार्टिंग की बात करें तो ये देखो टाइम रहा, ये है टाइम और ये है कॉन्सेंट्रेशन, इधर भी ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये टाइम। आप बताइए एट टाइम t इक्वल्स टू 0 जो कॉन्सेंट्रेशन रहा होगा वो a का क्या रहा होगा, a नॉट। तो मैंने कहा a का कॉन्सेंट्रेशन a नॉट है। एट टाइम t इक्वल्स टू 0 b का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहा होगा, b नॉट, यानी कि 0 रहा होगा, यही रहा होगा। धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन a का क्या हुआ, कम होता गया, तो धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेशन a का कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, ऐसे धीरे धीरे b का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। तो ये जो ग्राफ दिख रहा है ये किसका ग्राफ है बेटा, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये क्या है, प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया और ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो गया। मैंने कहा कि भैया अगर मैं यहाँ पे सिंपली ऐसे लिखता, एक टाइम t1 है और उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन A का था वो कौन सा था बेटा, A1 था मान लो। थोड़ा सा चेंज किया, टाइम t2 रखा और उस टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होके क्या हो गया, A2 हो गया। ओके, तो कोई मुझे यहाँ पे बता दे कि डेल्टा A की वैल्यू क्या आएगी, बताओ बेटा, डेल्टा A की वैल्यू क्या आएगी, A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2, A2 माइनस A1, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना। इनिशियली T1 है तो A1 कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनली T2 है तो A2 कॉन्सेंट्रेशन है। डेल्टा A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1, हाँ या ना। आपको पता है, बताओ A1 बड़ा है या A2 बड़ा है, A1 बड़ा है। और अगर A1 बड़ा है, आपने कहा सर A1 इज़ ग्रेटर देन A2, उस केस में बताओ डेल्टा A की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 0। तो अगर मैं रेट लिखना चाहूँगा तो रेट क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। क्या ये बात क्लियर हो गई, हाँ या ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। सिमिलरली अगर मैं B की बात करूँ, एट टाइम T1 मैंने देखा इसका कॉन्सेंट्रेशन है B1, थोड़ी देर के बाद मैंने टाइम T2 पे देखा इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ और कॉन्सेंट्रेशन हो गया B2। इस केस में डेल्टा B की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे सर B2 माइनस B1। क्या इस बार B2 की वैल्यू बड़ी है, तो आपने कहा कि हाँ B2 इज़ ग्रेटर देन B1, हैंस डेल्टा B की वैल्यू क्या होगी बेटा, ग्रेटर देन 0 होगी। तो अगर मैं रेट लिखूँगा तो रेट क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा B बाई डेल्टा T। आपने कहा सर बहुत ही सही, क्या बात है, इतने आसानी से हो गया ये। लेकिन एक दिक्कत है, ये जो रेट मैंने अभी अभी बताया इस रेट को एवरेज रेट बोलते हैं। क्यों एवरेज रेट हुआ, क्योंकि ये दो अलग अलग टाइम पे के बीच का एवरेज निकाला गया है, तो इस रेट को क्या बोलेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन क्या करूं, अगर मैं आपसे कहता कि मैं इस डेल्टा T की वैल्यू कम करता गया और एक पर्टिकुलर टाइम T पे बात कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर टाइम T पे मैं बात करूँगा, इसको आगे बढ़ाऊँगा, एक सिंगल पॉइंट मुझे इस ग्राफ में मिलेगा या नहीं। और जब उस सिंगल पॉइंट पर मुझे रेट निकालना हो तो मुझे कुछ और नहीं करना चाहिए, बल्कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देना चाहिए। तो जब मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो इस टेंजेंट का अपना एक क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। और वो स्लोप की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी बेटा, बल्कि चेंज इन वाई एक्सिस और चेंज इन एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, डेल्टा के बजाय मैं लिखूँगा dA बाई dt। बस आप सोच रहे हो डेल्टा क्यों लिखा मैंने, डेल्टा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि डेल्टा तो दो पर्टिकुलर पॉइंट के बीच का डिफरेंस बताता है। ये यहाँ पे बहुत ही छोटी वैल्यू है, बहुत ही छोटी वैल्यू, और उस छोटी वैल्यू को हम क्या बोल रहे हैं, डी। आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या बात क्लियर हुई, दिस इज द स्लोप। अब सेम यही चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं एक पर्टिकुलर टाइम टी की बात करता हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम टी की बात करता हूँ, और इस पर्टिकुलर टाइम टी पे अगर मुझे रेट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। जब मैंने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो ये टेंजेंट का स्लोप बताओ क्या हो जाएगा, इसका स्लोप dB बाई dt। एक और बात लगे हाथ इसी टाइम बता दो बेटा,
यहाँ पे जो स्लोप है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। तो मुझे यहाँ क्या लगाना चाहिए? नेगेटिव। यहाँ पे स्लोप क्या है? पॉजिटिव। मुझे क्या लगाना चाहिए? पॉजिटिव। तो क्या इस तरीके से मैं एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी निकाल पाऊँगा? तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन दो तरीके से निकाले। कौन कौन से? एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किस स्पीड से चल रहा है। सोचो ज़रा, मैं आपके स्कूल से बाहर निकला, गाड़ी में बैठा, 30 किलोमीटर की स्पीड से ड्राइवर ने गाड़ी चलाई, मेन चौराहे पे रेड लाइट पे पहुंचा। उस टाइम पे मेरी स्पीड 50 किलोमीटर की स्पीड थी और किसी ने आपसे पूछ लिया कि जस्ट एआई के सामने मेरी स्पीड कितनी रही होगी। यहाँ से 30 पे निकला, वहाँ 50 पहुँचा, बीच में पूछ लिया, तो क्या आप बता पाओगे? आप कहोगे हाँ 30 + 50 / 2 कितना हो गया? 40। ये जो 40 हुआ ये एवरेज स्पीड है। क्या बात क्लियर हुई ना? लेकिन एग्जैक्टली एआई के ऑफिस के सामने मेरा स्पीड कितना था? क्या पता कविता मैम मुझसे कुछ बात करने के लिए बाहर निकली और मैंने गाड़ी रोक दी, तो उस टाइम स्पीड क्या रहा होगा? लेकिन आपका कैलकुलेटर तो यही बोलेगा ना एवरेज स्पीड कितनी है, हाँ या ना? तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड में अंतर है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हुआ? एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर मैं कितना स्पीड लेके चल रहा हूँ, वो कौन बताएगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वो क्या बताएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भैया ये जो ए रेट है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो रेट मैंने लिखा है इसे RAVG बोलेंगे। RAVG का मतलब R एवरेज, और यहाँ पे R इंस्टेंटेनियस लिख दूंगा तो -dA/dt हो जाएगा और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा। यहाँ पे मैं लिख दूँ R इंस्टेंटेनियस दिस इक्वल्स टू +dB/dt। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? मुझे लगता नहीं कि होना भी चाहिए। एक बार वापस से देख लो, अभी हमने क्या पढ़ा, फिर से एक बार। किसी भी केमिकल काइनेटिक, किसी भी रिएक्शन को पढ़ने के लिए 3 बातों का ध्यान देना जरूरी है। पहला है फिजिबिलिटी, दूसरा है KC/Kp और तीसरा रेट ऑफ रिएक्शन। फिजिबिलिटी पता करने के लिए डेल्टा G यानी गिब्स फ्री एनर्जी देखते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू <0 है तो नॉन फिजिबल है और >0 है तो नॉन फिजिबल है। Kc और Kp में अगर आप देखेंगे Q की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो गई तो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू इक्विलिब्रियम, और अगर ये दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम पर होगा। अगर Kc की वैल्यू कम हो गया, बड़ा हो गया Q से, तो आप कहेंगे कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम कंपेयर करने पर ज़्यादा दिखाई देगा। अब तीसरा है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन पता करने के लिए हमें केमिकल काइनेटिक्स, जो कि ये चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हमने रेट के बारे में डिस्कशन किया। रेट क्या है बेटा? रेट इज़ द चेंज इन पैरामीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी पैरामीटर में जो चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में उसे रेट कहेंगे, और अगर वही पैरामीटर कॉन्सेंट्रेशन बन जाए तो उसे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दो तरीके का होगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसी दो टाइम के बीच में होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा। रिएक्टेंट की स्पीड के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिएक्टेंट का अमाउंट कॉन्टिन्यूसली टाइम के रिस्पेक्ट में कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा है। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, इसलिए हम प्लस टाइम लगाएं। देखो रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट बढ़ता चला जा रहा है। इसको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर शब्दों में नोट करें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आपने सीख लिया है तो इसकी यूनिट बता सकते हो क्या? यूनिट ऑफ केमिकल रिएक्शन बताओ। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम होता है ना, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो कॉन्सेंट्रेशन का जो चेंज होता है वो क्या लिखा होता है? मोल पर लीटर। तो आपने कहा सर ये होता है मोल पर लीटर। टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो बताओ रेट की यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हो गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके,
तो यहीं पे एक जनरल टर्म लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर जनरल केमिकल इक्वेशन। किसी जनरल केमिकल इक्वेशन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये इरेज कर दूं इधर, ओके। चलिए देखते हैं, किसी भी जनरल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ केमिकल इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले कि किसी जनरल केमिकल रिएक्शन को लिखूं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। दे दूं क्या? अब इतने प्यार से कह रहे हो तुम लोग तो फिर लिखना तो पड़ेगा ना। हैबर प्रोसेस का नाम कभी सुना है? ये है हैबर प्रोसेस जिससे हम अमोनिया बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। इस प्रोसेस का नाम होता है हैबर प्रोसेस। इसको ऐसे लेते हैं। इस रिएक्शन को अगर मोल कॉन्सेप्ट से कंपेयर करें तो आप कहेंगे कि इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ रिएक्शन करता है? 3 मोल के साथ रिएक्शन करता है और इसका 2 मोल बनाता है। क्या ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो एक का 1 मोल, दूसरे का 3 मोल, दूसरे और अमोनिया का 2 मोल बना रहा है। मैंने आपको इसका 50 मोल, इसका 50 मोल और इसका 50 मोल दे दिया। मैं इन्हीं दोनों को दूंगा ना, तीसरा बनाना है, ठीक है। मैंने दोनों दे दिए 50-50 मोल। अब बताओ, जब N2 का पहला मोल ख़त्म हुआ, आप सोचो 1 सेकेंड में 1 मोल N2 ख़त्म हो रहा है। 1 सेकेंड में N2 का कितना मोल ख़त्म हो रहा है? 1 मोल ख़त्म हो रहा है। तो हाइड्रोजन कितना मोल ख़त्म हो रहा होगा? 3 मोल ख़त्म हो रहा होगा। तो 10 सेकेंड के बाद N2 का कितना मोल ख़त्म हुआ? 1 सेकेंड में अगर N2 का 1 मोल ख़त्म हो रहा है तो 10 सेकेंड में N2 का कितना मोल ख़त्म हुआ? 10 मोल ख़त्म हुआ। तो 1 सेकेंड में अगर हाइड्रोजन के 3 मोल ख़त्म हो रहे हैं तो 10 सेकेंड में हाइड्रोजन कितने मोल ख़त्म हुए? 30 मोल। तो क्या दोनों का रेट बराबर है? नहीं। क्या जिस रेट से नाइट्रोजन कम हो रहा है, क्या उसी रेट से हाइड्रोजन भी कम हो रहा है? नहीं, दोनों अलग अलग रेट से कम हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब हम रेट लिखेंगे तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, तो पूरे केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। लेकिन हमारा ये जो कैलकुलेशन कहता है वो कहता है भैया जिस रेट से नाइट्रोजन कम चेंज हो रहा है उससे 3 गुना ज़्यादा रेट से कौन चेंज हो रहा है? हाइड्रोजन चेंज हो रहा है। और जिस रेट से नाइट्रोजन कम हो रहा है उसके दुगने रेट से अमोनिया बन रहा है। तो तीनों का रेट अलग अलग है। जबकि हमें जब रेट लिखना होगा तो रेट क्या लिखना होगा? एक सिंगल रेट लिखना होगा। तो उसको क्या कर दें, ऐसा क्या कर दें कि सबका जो डिसअपीयरेंस है वो सेम हो जाए। इसको ऐसे समझते हैं। मैंने कहा कि भैया अगर मैंने नाइट्रोजन का चेंज देखा तो आप कहेंगे डेल्टा N2, यही लिखोगे ना, बाई डेल्टा T। क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन है? डेल्टा N2 बाई डेल्टा T क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ नाइट्रोजन। डिसअपीयर हो रहा है या अपीयर हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है। तो डिसअपीयरिंग के लिए मैंने लगा दिया माइनस। तो क्या हो गया? माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। दिस इज नोन एज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। क्लियर है? गुड। मैंने लिखा हाइड्रोजन के लिए डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। तो देखो डेल्टा H2 बाई डेल्टा T क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन क्या ये डिसअपीयर हो रहा है या अपीयर हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? माइनस लगाना पड़ेगा। मैंने लिख दिया माइनस। अब नाइट्रोजन अमोनिया की बात करते हैं तो आप कहेंगे डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। बताओ अपीयर हो रहा है या डिसअपीयर हो रहा है? प्रोडक्ट है तो अपीयर हो रहा है तो क्या लगाना चाहिए? प्लस लगाना चाहिए, यानी कुछ नहीं लगाना चाहिए। प्लस का मतलब कुछ नहीं होता, हम मान के चलते हैं किसी के अंदर कोई साइन नहीं है जिसका मतलब वो पॉजिटिव होगा। ओके, क्या सब बराबर हैं? नहीं। ये जिस रेट से चेंज हो रहा है ये उसके 3 गुना ज़्यादा रेट से चेंज हो रहा है। तो मैं अगर इन दोनों को बराबर करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा या नहीं? तो मैं क्या करूँ, इसको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, 1/3 कर देता हूँ।
ये जिस रेट से चेंज हो रहा है उसके डबल रेट से ये चेंज हो रहा है। तो मुझे इसको दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने 1/2 कर दिया। क्या आप सब बराबर हो गए? आपने कहा सर अब सब बराबर। दिस इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या हो गया बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। क्या अलग हुआ या बराबर हो गया? यही सेम पॉइंट मैं एक जनरल रिएक्शन के लिए लिखने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। मैंने जनरल रिएक्शन केमिस्ट्री में जब भी कभी जनरल रिएक्शन लिखा जाता है तो ऐसे लिखा जाता है, AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। अब इस रिएक्शन के लिए मुझे रेट चाहिए, तो बताओ क्या लिखूं? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे ये जो कोफिशिएंट है ना इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या उसी से डिवाइड किया गया है? यहाँ पे जो इसकी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है क्या उससे डिवाइड किया गया है? तो अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा? माइनस, पहले लिखूँगा 1/A। क्या लिखूँगा? 1/A। क्या लिखूँ? माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, क्या लिखूँ बताओ? 1/B। आगे माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T। और बताओ दिस इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस? प्रोडक्ट है ना तो प्लस, प्लस 1/C। आगे क्या लिख दूँ? डेल्टा C बाई डेल्टा T। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/D डेल्टा D बाई डेल्टा T। दिस इज नॉन एज जनरल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन का ये जनरल फॉर्म है। इसमें बताओ बेटा, जल्दी बता दो, माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा T क्या है? क्या लिखोगे? ये क्या है? ये रेट ऑफ, क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है? नहीं, क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A है। लेकिन क्या कर दूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन बन जाए? अगर मैं इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स को डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। तो आपने कहा डेल्टा A बाई A, ये वाला जो पूरा पोर्शन है, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A माइनस डेल्टा B बाई डेल्टा T। ये बताओ क्या है बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ B। और प्लस डेल्टा C बाई डेल्टा T बताओ क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C। और प्लस डेल्टा D बाई डेल्टा T। दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ T। इस हिसाब से मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे ये क्या है? माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T क्या है बेटा? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। माइनस लग गया तो क्या होगा? डिसअपीयरेंस। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन। माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T। दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 और प्लस डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। इस तरीके से मैंने रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की बात कही है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल दूंगा और आपको उसका रेट लिखना होगा। किसको बेटा? नहीं, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी एक रिएक्टेंट के कम होने की पॉसिबिलिटी है। ये भी एक रिएक्टेंट के, लेकिन यहाँ पे कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था इसलिए हम इसको रेट बोल रहे थे। इसी को एवरेज बोलने लगेंगे ये पूरी वैल्यू लेकर के। ये जो 1/A है ना, ये पूरी वैल्यू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है और ये उसमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। ठीक है ना? ध्यान देना बेटा इस पर।
अगर मैं इस पूरी वैल्यू की बात करूं, इस पूरी वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू, या इस पूरे वैल्यू की बात करूं, या इस पूरे वैल्यू की बात करूं, या इस पूरे वैल्यू की बात करूं, तो ये सब जो वैल्यूज हैं ये सब हैं रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं सिर्फ छोटे छोटे ब्रैकेट के अंदर जो लिखी हुई चीज़ें हैं इनकी बात करूं तो वो क्या कहलाएंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या प्लस है तो रेट ऑफ अपीयरेंस। एक छोटा सा प्यारा सा सवाल है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको लिख के बता देंगे। लिखा हुआ है, क्वेश्चन है, आप इसका रेट लिखेंगे 5 Br माइनस प्लस BrO3 माइनस गिव्स, नहीं प्लस 6H प्लस गिव्स 3Br2 प्लस 3H2O। ये मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसका रेट लिख के बता दीजिए जल्दी से। चलो शुरू हो जाओ। रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, क्या करूँ, क्या लिख दूँ? हाँ, तो -1/5 डेल्टा Br माइनस बाई डेल्टा T, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, बताओ क्या कर दूँ, माइनस डेल्टा BrO3 माइनस डिवाइडेड बाई डेल्टा, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1/6 डेल्टा H प्लस बाई डेल्टा T, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1/3 डेल्टा Br2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T, एंड फाइनली 1/3 डेल्टा H2O बाई डेल्टा T। ये सब रेट ऑफ रिएक्शन होंगे। लेकिन अगर मैं इसमें सिंपली ऐसे बात करूँ, ये छोटे छोटे, अगर 1/, ये पोर्शन निकाल दूँ, ये जो कोफिशिएंट है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो ये क्या कहलाएंगे? रेट ऑफ, अगर माइनस है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, प्लस है रेट ऑफ अपीयरेंस। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर जाकर के आगे बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन लिखेंगे। इफ, देखिए क्वेश्चन लिखिए, इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज, if rate of disappearance of hydrogen is if the rate of disappearance of hydrogen is 6 into 10 to the power minus 2, if 6 into 10 to the power minus 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन इज 6 into 10 to the power माइनस, क्या बोला, -2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। देन फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, पहला। दूसरा, पहला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, एंड तीसरा रेट ऑफ द रिएक्शन। 3 क्वेश्चंस इसमें हैं। आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन दिया है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन पता करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अपीयरेंस ऑफ अमोनिया पता करना है, और क्या पता करना है बेटा, रेट ऑफ द रिएक्शन पता करना है। चलो, कौन से प्रोसेस से रिएक्शन होगा इस क्वेश्चन में, रिएक्शन बताना। क्वेश्चन का रिएक्शन क्या है, हैबर प्रोसेस है ना, तो हैबर प्रोसेस जल्दी से बता दो क्या होता है। तो आपने कहा कि सर हैबर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो हैबर प्रोसेस में हमारे पास जो रिएक्शन है वो N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया है। यही हमारा रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में देखना ज़रा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा, पहले तो मैं रेट लिख देता हूँ,
बताओ, पहले मैं क्या लिख देता हूँ, रेट। रेट इक्वल टू बताओ क्या होगा, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू -1/3 माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी, यही है। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी। अब आपसे क्या क्या पूछ रहा है और क्या दिया है। सबसे पहले जो गिवन है वो है, जो गिवन है बेटा, क्या गिवन है, माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी दी है, 6 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका दिया हुआ है। फटाफट बता दो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2 का फॉर्मूला क्या, माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, दिस इज इक्वल टू 1/3 इंटू माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा टी। तो बताओ इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 6 × 10⁻², तो आंसर कितना हो गया, 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकल गया। अब अगर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन निकल गया तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 कितना आएगा, पक्का, ठीक है। तो आपने लिखा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, सॉरी रेट ऑफ अपीयरेंस होगा ना बेटा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3, दिस इज इक्वल टू +1/2। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन चाहिए तो ये इधर चला आएगा, तो आपने कहा कि डेल्टा NH3 बाई डेल्टा टी, दिस इक्वल टू 2 इंटू माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा टी, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁻², तो आंसर इज 4 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और बचा हुआ, क्या, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन एग्जैक्टली उतना ही है जितना कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया, तो आपने लिख दिया रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ नाइट्रोजन, देन फाइनल है 2 × 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या क्वेश्चन आसान था, बहुत ही आसान था ना। इस तरीके से हम लोगों ने रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश की है। इसके बहुत सारे सवाल हैं, जब आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा, मैं उम्मीद करूंगा ग्रुप में मैं क्वेश्चन भेजूंगा और आप उसको सॉल्व करेंगे घर जा कर के, ठीक है, आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट का ब्रेक, देन विल स्टार्ट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है।